सब बच्चों को गुड इवनिंग। हमने देखो इकोलॉजी शुरू किया था, इकोलॉजी के बारे में कि इकोलॉजी क्या होती है ना। यानी इकोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था और इकोलॉजी के अंदर हमने देखा था कि इकोलॉजी जो है जीव अथवा पर्यावरण के मध्य में जो संबंध होता है, जो पारस्परिक क्रिया होती हैं, वो क्या कहते हैं, हम उसको इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी के मैंने बारे में बताया था कि इसमें जीव होता है, जीव के बाद समष्टि पढ़ाया था मैंने आपको। जीव किसे कहते हैं, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय हो सकते हैं। समष्टि का मतलब एक ही जाति के जीवों का समूह होता है, समष्टि कहते हैं। उसके बाद आज हम बात करेंगे समुदाय, कम्युनिटी क्या होता है। यानी विभिन्न जातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है, कम्युनिटी या समुदाय कहलाता है। इसमें बहुत सारे समुदाय होते हैं। जैसे एक जैविक कम्युनिटी की बात करें हम, जैसे आज का हमारा टॉपिक समुदाय है, विभिन्न जातियों के जीवों का समूह जो किसी क्षेत्र में रहता है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो विभिन्न जातियों के जीवों का समूह जो किसी क्षेत्र में रहता है समुदाय कहलाता है। समुदाय की सभी जातियाँ परस्पर अंतर संबंध तथा एक दूसरे पर आश्रित रहती है, क्योंकि सभी जितने भी जीव हैं वो एक दूसरे पर आश्रित हैं, है ना। किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे भोजन के लिए, है ना, लगभग भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं सभी, है ना। जैविक समुदाय जैसे एग्जाम्पल है, जैसे जैविक समुदाय, इसमें क्या क्या आएगा, जैसे एनिमल समुदाय है, जंतुओं का समुदाय है, पादप समुदाय है, सूक्ष्म जीवों का समुदाय है। इन सभी को हम एक साथ कह सकते हैं जैविक समुदाय, क्योंकि सभी क्या है, जीव है, तो जीव के समुदाय हैं। तो एनिमल समुदाय एक प्रकार का समुदाय है, पादप समुदाय है, प्लांट समुदाय, सूक्ष्म जीव समुदाय। इसी प्रकार से हम बात करते हैं समुदाय को निम्न गुणधर्म प्रभावित कर सकते हैं। जैसे कोई भी जाति विभिन्नता है वो उस समुदाय को प्रभावित कर सकती है, कोई भी। तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ कि जाति में भिन्नता, अगर कोई दूसरी जाति की भिन्नता की, एक समुदाय में भिन्न भिन्न जातियों के समूह पाए जाते हैं। एक ही जाति समुदाय होता है, उसमें बहुत सारी जातियों के समूह हो सकते हैं, इसमें जाति भिन्नता होती है। यह क्षेत्र आकार, क्षेत्र आवास या भिन्नता या मृदा के प्रकार या वातावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। यानी एक समुदाय में बहुत सारी जातियाँ होगी। अच्छा, उसमें आकार में अलग अलग होगा, कोई समुदाय कितना बड़ा है, कितना छोटा है, या उसका क्षेत्रफल कैसा है, आवास कैसी है। तो आवास के आधार पर और आकार जो होगा वो मृदा के प्रकार के आधार पर, अगर पादप समुदाय है तो मृदा के आधार पर चेंज हो जाएगा वो। जैसे आपके रेगिस्तान की अगर बात करें तो यहाँ मूंगफली वगैरह ज़्यादा लगती है क्योंकि रेतीली मृदा है। तो इसी प्रकार से जब काली मिट्टी होती है उसमें मक्का वगैरह ये दूसरे फसलें ज़्यादा होती है, तो वो मक्का समुदाय इस प्रकार से हो सकता है। उसकी प्रकार से हम दूसरा देखें तो प्रभावित जातियाँ होती है, इसको बहुत सारी जातियाँ प्रभावित करती है। जैसे कि आप देखो प्रोसिपिस समुदाय है, अरावली में ज़्यादा पाया जाता है। सुंदरवन के अंदर आप देख सकते हो किसी समुदाय में किसी एक जाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है तो प्रभावित जाति कहलाती है। कोई भी जाति हो, चाहे जैसे कि अगर हम बात करें जैसे कि हिरणों का समूह है और जैसे कि हम शेरों का समूह है, तो ये समुदाय हैं, तो इसमें एक जाति दूसरे को प्रभावित करती है। चाहे पादप समुदाय की बात करें तो जैसे प्रोसेपिस सिनेरिया है ना, खेजड़ी है जो रेगिस्तान में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। आपके इधर देख सो आँख है तो सबसे ज़्यादा होते हैं। ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दूसरी जातियों को दबा देते हैं। जैसे लेंटाना होता है, ये भी क्या करता है कि दूसरी जातियों को उगने ही नहीं देता है। जहाँ पे इसकी छाया पड़ती वहाँ पे दूसरा पौधा ग्रो नहीं कर सकता। अगर जंतुओं की बात करें तो जैसे कि कोई शेरों का समूह है, शेर जातियों का, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो दबंग शेर होगा वो सब पे राज करेगा, वो प्रभावी जाति हो जाएगी। जैसे कुत्तों का समूह है तो कुत्तों में क्या होगा, बहुत सारे कुत्ते आ गए न, अगर उसमें कोई ऐसा दुर्बल प्रजाति का कोई कुत्ता आ गया या कोई जैसे गाय का बछड़ा आ गया तो वो उस गाय के बछड़ों को वहाँ रोके, जिंदा नहीं रहने देंगे, मार देंगे, क्योंकि वो जाति वहाँ पे प्रभावी है। तो किसी समुदाय में किसी एक जाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक होती है तो वो प्रभावी हो जाती है, तो प्रभावित है। इस प्रकार से ये इसको प्रभावित करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई इस पादप समुदाय की संरचना का अध्ययन किसमें, यानी समुदाय संबंधित जो अध्ययन है वो कौन सी शाखा में किया जाता है। तो यानी लिखा हो यहाँ पे फाइटो सोशोलॉजी, याद रखना। तो अगर कौन सी शाखा में, विज्ञान की कौन सी शाखा में पादप समुदाय की संरचना का अध्ययन किया जाता है तो फाइटोलॉजी हो जाएगा, फाइटोसोशोलॉजी। उसके बाद हम बात करते हैं अनुक्रमण। अनुक्रमण या सक्सेशन क्या होता है। तो अनुक्रमण या सक्सेशन का ये मतलब होता है कि किसी निश्चित क्षेत्र में, किसी निश्चित क्षेत्र समय में और निश्चित स्थान पर समुदाय के क्रमिक विकास को अनुक्रमण कहते हैं, है ना। यहाँ पे देख सकते हो आप ये अनुक्रमण। तो यानी कोई एक निश्चित समय पर और निश्चित स्थान पर कोई समुदाय में विकास हो रहा है तो उसे अनुक्रमण कहते हैं। अब जैसे कैसे किसी स्थान पर पुराने समुदाय के स्थान पर नया समुदाय आ गया, प्रतिस्थापन हो जाता है, देखा होगा आपने। अब कैसे मैं समझाता हूँ इसको कि जैसे कि
अगर कहीं पर जैसे पूरी तरह रेगिस्तान है लेकिन वहाँ पे कोई पौधारोपण कर दिया तो वहाँ पे धीरे धीरे क्या होगा, कम्युनिटी बन जाएगी, पूरी समुदाय बन जाएगा और उसके समष्टि बन जाएगी, बहुत से प्रकार के पौधे हो जाएंगे धीरे धीरे। तो इस प्रकार से जैसे कि कोई भी पौधे लगा के अनुक्रमण किया जाता है। जैसे स्टार्टिंग में क्या था, पृथ्वी भी आग का गोला थी, लेकिन फिर बारिश हुई, फिर धीरे धीरे मृदा बनी, मृदा से फिर छोटे शाख पौधे बने, फिर झाड़ियाँ बनी, फिर धीरे वृक्ष बन गए। तो ये भी अनुक्रमण है एक प्रकार का। इसी प्रकार से जैविक समुदाय भी कभी स्थायी नहीं होता है, ये परिवर्तनशील होता है, क्योंकि जीव होते हैं वो मर जाते हैं वहाँ पे किसी कारण से, प्राकृतिक आपदा से। जैसे लावा है तो लावा निकलेगा, वहाँ सब भस्म हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वापस वो लावा ठंडा होगा, उसके बाद वो मृदा चट्टान बनेगी, चट्टान बनने के बाद वापस मृदा बनेगी, फिर शैवाल लाइकेन वगैरह पनपेंगे धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसके ऊपर घास आ जाएगी, और फिर धीरे धीरे बहुत लाखों वर्ष लगते हैं इसके अंदर। तो अनुक्रमण भी आपने देखा होगा कि अनुक्रमण क्षेत्र के आधार पर निर्धारित होते हैं। स्वच्छ जल में अनुक्रमण हो रहा है, जैसे रेगिस्तान में अनुक्रमण हो रहा है, ये देखो सब दे रखे, स्वच्छ जल में अनुक्रमण है, रेगिस्तान में अनुक्रमण है, शुष्क स्थान पर अनुक्रमण है, रेतीले मैदान में अनुक्रमण है आदि। तो अनुक्रमण निम्न प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण। आप देख सकते हो, एक होता है प्राथमिक अनुक्रमण और एक होता है द्वितीयक अनुक्रमण, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्राथमिक अनुक्रमण क्या होता है। तो प्राथमिक अनुक्रमण का मतलब है रेतीले टीलों पर ज्वालामुखी के लावा पर बनने वाला। तो रेतीले टीलों पर ज्वालामुखी के लावा पर आदि पर जो प्राथमिक मतलब रेतीला टीला है, तो प्राथमिक अनुक्रमण इसलिए कह रहे हैं, पहले वहाँ पे वनस्पति थी और वहाँ पे कोई रेतीला टीला बन गया या फिर कोई ज्वालामुखी फट गया कहीं पर, तो पहले वनस्पति थी इसलिए उसको प्राथमिक अनुक्रमण कह रहे हैं। अब द्वितीयक अनुक्रमण में क्या होता है कि जंगल में आग लगने के कारण, यहाँ बाढ़ आने के कारण, तो देखो ज्वालामुखी की लावा के कारण तो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा वो, और पूरा तरह खत्म हो जाएगा पूरा एरिया, तो वहाँ पे क्या होगा, तो प्राथमिक अनुक्रमण होगा। लेकिन द्वितीय अनुक्रमण में आप देखोगे जंगल में आग लगी तो कुछ छुट फुट पौधे बच जाएंगे, तो वहाँ वापस धीरे धीरे जंगल पनप जाएगा, है ना, तो पर्यावरण के कारण। तो ये अनुक्रमण क्या हो जाए, द्वितीय अनुक्रमण। तो जो अनुक्रमण पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ हो या कुछ समय पहले ही अगर नष्ट हुआ हो तो वो धीरे धीरे, तो द्वितीय अनुक्रमण बनने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो जल्दी से बन जाएगा। लेकिन प्राथमिक अनुक्रमण बहुत टाइम लगेगा इसमें, है ना। तो इस प्रकार से अनुक्रमण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो प्राथमिक, तो ये कुछ टॉपिक था छोटा सा। अनुक्रमण का मतलब किसी भी क्षेत्र में जो वनस्पति, जो जीव है, उनका किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है वो अनुक्रमण बताता है। तो रेगिस्तान में जीरो सर होता है, जैसे जल में हो रहा है ये। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे आपको मैं बता दूं, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं के बारे में दे रखा है। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं क्या होती है, तो इसमें मैं बता दूं कि समष्टि पारस्परिक क्रियाएं जीवों के मध्य में होती है। धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, और तटस्थता के कारण भी हो सकती है। धनात्मक में क्या होगा, दोनों जातियों को फायदा होगा। ऋणात्मकता में क्या होगा, दोनों को माइनस होगा, या किसी एक को फायदा होगा, एक से नुकसान होगा। और तटस्थता के अंदर का ये होगा कि किसी को न तो लाभ होगा न हानि होगी। तो इस प्रकार की तीन प्रकार की जो है पारस्परिक क्रियाएं देखी जाती है। अब धनात्मकता पारस्परिक क्रिया में हम बात करें तो उसमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे, जैसे सभोजिता, ये जैसे यहाँ पे धनात्मक में दे रखी है, ये तीनों दे रखी है, और सभोजिता जैसे पहली वाली दे रखी है। तो सभोजिता में क्या होगा, दो भिन्न जातियों, यहाँ पे आप देख सकते हो, दो भिन्न जातियों के जीवों के मध्य संबंध होता है, जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि। तो इसको बोलते हैं सभोजिता। मतलब कोई भी जीव है, जैसे कि कोई बेल है, तो बेल किसी पौधे के लिपट के ऊपर चढ़ रही है, तो बेल को सारा मिल गया, लेकिन जिसकी लिपट रही उसको न तो लाभ है न हानि है, तो उसको जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा सभोजिता। एक और होता है, जैसे कि ऑर्किड पौधा होता है, अधिपादप, वो क्या होता है, उसकी जड़ों में वेलामेन उत्तक होता है, तो वो नमी को सोख के अपने पानी की पूर्ति कर लेता है। तो आम के वृक्ष के ऊपर जो अधिपादप होता है वो, तो आम के वृक्ष के ऊपर रहता है वो हवा में, लेकिन वो नुकसान नहीं पहुंचाता उसको, तो फायदा ये है कि उसको स्थान मिल गया। तो एक को फायदा हो रहा है आर्किड या अधिपादप को, जो कि आम के वृक्ष पे कोई नुकसान नहीं हो रहा है। इस प्रकार के एक और समुद्री एनीमोन और मछली, तो समुद्री एनीमोन की दंश कोशिकाएं होती है, उसके बीच बीच में मछली रहती है, तो मछली बच जाती है शिकारियों से, और समुद्री एनीमोन को न तो लाभ होता है, उसको कुछ लाभ है न हानि है ना, लेकिन मछलियों को तो लाभ हो गया। तो इस प्रकार के सभोजिता के उदाहरण है। उसके बाद हम बात करते हैं सहोपकारिता या सहजीवन। तो ये सहजीवन का मतलब तो लाइकेन, शैवाल वगैरह होते हैं, माइकोराइजा होते हैं, राइजोबियम होता है, दोनों को फायदा होता है इसके अंदर, है ना। कॉमन सी बात है कि दोनों को फायदा होगा, क्योंकि लाइकेन में शैवाल
कवक का होता है तो दोनों को फायदा। माइक्रोरेजा में उच्च पादप और कवकों के मध्य होता है तो फास्फोरस वगैरह देता है एक दूसरे को, और जल लेता है, भोजन लेता है इससे पादपों से कवक। और दीमक और ट्रिकोनिमा के मध्य में, राइजोबियम के मध्य में, तो ये सारे हो जाएंगे सहोपकारिता। यानी इस प्रकार के पारस्परिक क्रिया में क्या होगा, दोनों प्रजातियों को लाभ होगा इसमें। अच्छा, यहाँ ये है कि दोनों प्रजातियों को साथ में रहना अनिवार्य है, अगर नहीं रहेंगे तो मर जाएंगे, क्योंकि शैवाल लाइकेन दोनों, मतलब कवक और शैवाल, ये अविकल्पित संबंध है, ये भी ध्यान रखना। शैवाल और कवकों को साथ में रहना अनिवार्य है। एक और देखो अगला बता रहा हूँ जिसमें अनिवार्य नहीं है साथ में रहना, जबकि ये इसी का जैसा ही है, देख सकते हो आप, ये देख सकते हो आप, पाक सहयोगिता, ये वाला पाक सहयोगिता। इसमें क्या हो रहा है, किसी भी प्रकार के पारस्परिक क्रिया में दोनों प्रजातियों को लाभ होता है, लेकिन दोनों का साथ रहना अनिवार्य नहीं होता है। दोनों अलग अलग भी रह सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं, जैसे समुद्री सी एनिमोन और हार्बिट क्रॉप। ये सी एनिमोन है, एनिमल नहीं है ये, यहाँ पे ध्यान रखना, सी एनिमोन है ये। और हार्बिट क्रैब के मध्य में समुद्र होता है। इसमें हार्बिट क्रैब के जो है वो सी एनिमोन होता है, वो दोनों साथ रहते हैं। अब वो क्या करता है, उसके दांतों के अंदर जो भी कीड़े वगैरह होते हैं वो खा जाता है, और उसके बाद वो उसकी मुंह में रहता है, दांतों के अंदर छिपके, तो उसको भी सुरक्षा हो जाती है, और सी एनिमोन के दांत भी साफ हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों के मध्य में सहजीवन होता है। इसके बाद कैटल एग्रेड बर्ड, ये और कैटल के मध्य में, तो इसमें कैटल के ऊपर होते हैं कैटल एग्रेड बर्ड। अब कैटल को क्या होता है कि कैटल के ऊपर से ये ए ग्रेड बर्ड के मध्य में होता है, तो कैटल के ऊपर जो होते हैं ये कैटल ए ग्रेड बर्ड, इसको आपस में एक दूसरे को फायदा होता है, तो ये क्या होता है, पाक सहयोगिता। लेकिन ये दोनों अलग अलग रहेंगे तो भी जिंदा रह सकते हैं, ठीक है, तो ये। उसके बाद है ऋणात्मक पारस्परिक क्रिया, तो इसमें क्या है, तो परजीविता है, परभक्षिता, स्पर्धा या परजीविता, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है ना, ठीक है। आप मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि सब्सक्राइब बढ़े, और आप मेरे चैनल को लाइक करो ताकि ये क्या हो कि इसकी थोड़ी डिमांड बढ़े यूट्यूब पे, तो मैं और अच्छे से बनाऊंगा, है ना, ठीक है, ओके।